हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 2 का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था 25 फरवरी को, उस एग्ज़ाम का हिस्ट्री का पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सारे एस्पिरेंट्स जो कोई भी यूपीएससी हो या स्टेट का कोई भी पीएससी एग्ज़ाम दे रहा हो और या एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहा हो, सभी में हिस्ट्री के क्वेश्चंस कॉमन है, ये पूछना ही है। तो पूछने प्रिपरेशन में ये काफ़ी तरीके से हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बस हम हिस्ट्री का पार्ट हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो किसी भी एस्पिरेंट को लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे वो स्टेट का है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में भी होता है। हिस्ट्री सभी के लिए कॉमन होगा, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ओके, सभी के लिए कॉमन होता है, एक ही मटेरियल होता है, तो ये हमको पढ़ना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करेंगे और मैं आपको मेरे अटेम्प्ट्स माय अटेम्प्ट्स मैंने कितने किए वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा। तो पेपर का लेवल आप ही इसका लेवल का बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अंडा हर्मिकन छतरी आर इंटीग्रल। देखो, पहले अंडरलाइन करना है अंडा हर्मिका और छतरी को। इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। क्लियरली मेंशन है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि चैत्यस जो है प्रेयर हॉल होते थे, प्रेयर हॉल के जहाँ पे प्रेयर किया जा सके। विहारास नाम में ही मीनिंग है कि ये रेसिडेंशियल है, जो कोई भी मॉन्क्स वहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स टाइप थे विहारास। ओके, तो जाहिर सी बात है कि स्टूपास में अंडा हर्मिका छतरी, क्योंकि ये टाइप का टेम्पल माना जाता है बुद्धिज्म में। ओके, तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिलर इंस्क्रिप्शंस, कौन से पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका स्टेट्स दैट द लैंड रेवेन्यू रेट ऑफ लुम्बिनी वाज रिड्यूस टू 1/8। देखो, इसमें थोड़े पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोका के टाइम में लैंड रेवेन्यू लुम्बिनी का। ओके, लुम्बिनी में आप देखना पिलर इंस्क्रिप्शन एक है रुमिंडे पिलर इंस्क्रिप्शन, ये नेपाल, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में है, राइट। ये भी नेपाल में है, नेपाल में है, क्योंकि अशोका जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो उन्होंने बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, वहाँ पे जाके उन्होंने यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन में के लिए मेंशन है, रुमिंडे पिलर इंस्क्रिप्शन में लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड वो उस पिलर में इंस्क्रिप्ट मेंशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश जरूर की है, बट ये कंफ्यूजन होने का यहाँ पे स्कोप ज्यादा दिख रहा है। बट अगर किसी को पता हो तो वो ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखना, हमें ये देखना है कि तीन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। हुमायूं ब्रॉट फेमस पेंटर्स हुमायूं, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद फ्रॉम ईरान टू दिल्ली, ये सही है। जहांगीर reign इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग, ये भी सही है। तो क्या गलत है? देखो, ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो नन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे नन दिया नहीं है, तो हमें एक तो सेलेक्ट करना ही है। ओके, यहीं पे आधा 50% यहीं पे खत्म हो जाता है कि ऑप्शन सी ही होगा। बट अगर हम उसको सी भी पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर यूरोपियन पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द मुगल कोर्ट बाय द डैनिश मर्चेंट्स, ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि यूरोपियन पेंटिंग जो है अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसे हमें याद रखना, इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि अकबर के टाइम पे ही मुगल पेंटिंग इंट्रोड्यूस सॉरी यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। बट जो फ्लरिश हुआ था वो था जहांगीर का पीरियड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मौर्यन ऑफिसर वाज द इंचार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर। मौर्यन ऑफिसर कहा गया है इंचार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर। देखो, ये थोड़ा सा डेप्थ में गया हुआ क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली आपको स्टैटिक जी के इसे डायरेक्टली पूछा गया है। शुल्काध्यक्ष ये जो हैं वो ये इंचार्ज हैं टोल के, टोल टैक्सेस उस टाइम पे हुआ करते थे बॉर्डर्स पे, राइट। ये टोल टैक्सेस के इंचार्ज शुल्काध्यक्षा को कहा जाता है। संस्थाध्यक्षा ये हैं मार्केट, मार्केट सुपरिंटेंडेंट। ओके, पन्याध्यक्षा ये है कॉमर्स,
ये डायरेक्टली आपको लूसेंट में मिल जाएँगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि नाम से आप याद कैसे कर सकते हो। संस्थाध्यक्षा मतलब ये मार्केट को एक संस्था माना जाता था मौर्यन टाइम्स में। तो संस्थाध्यक्षा मतलब उसका सुपरिटेंडेंट, इसके ऐसे याद कर सकते हो। पन्याध्यक्षा ये कॉमर्स मतलब पन्या ऐसा मान लो कि बनिया टाइप, तो कॉमर्स के रिलेटेड। तो पोटावाध्यक्षा ये हमारा हो जाता है वेट्स एंड मेजर्स। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखना, रोमा का सिद्धांत रिटन बाय वराह मिहिरा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वराह मिहिरा किस कौन से किंग के अंडर में काम किया उन्होंने, और क्या काम था उनका। बस इनके बारे में अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन आराम से आप आंसर कर सकते हो विदाउट सीइंग एनी ऑफ द ऑप्शंस। वराह मिहिरा ये गुप्ता डायनेस्टी, ध्यान से सुनना, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे ये नवरत्नास में से एक थे। नवरत्नास, ये ध्यान से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नवरत्नास में से एक थे, तो हमें याद करना है कि नवरत्नास 9 के 9 हमें याद रखने चाहिए कि उनका प्रोफेशन, उनका सब्जेक्ट, उनका फील्ड कौन सा था और उनके नाम। ओके, ये हमें याद रखना। नवरत्नास में से एक थे वराह मिहिरा। तो अभी समझ में आया, गुप्ता डायनास्टी के चंद्रगुप्त टू किंग के अंडर में जो नवरत्नास थे उस उनमें से एक वराह मिहिरा थे। इनका फील्ड ऑफ स्टडी था एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को स्टडी करते थे। ओके, तो इन्होंने ही लिखा है रोमा का सिद्धांता। राइट, तो ये हमें अगर पता चल गया कि वराह मिहिरा का फील्ड ऑफ स्टडी क्या है एस्ट्रोनॉमी, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि ऑब्वियसली ये एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड ये किताब लिखेंगे। हमें इस रोमा का सिद्धांत को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फर्दर एग्जाम प्रिपरेशंस में ये बहुत काम आएगा। वराह मिहिरा रोमा का सिद्धांत इन्होंने लिखा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धना। अगर हमें ये पता है कि हर्षवर्धना ने कौन से किताबें लिखी हैं, तो हम उसे ऑड वन आउट में हम निकाल सकते हैं। प्रियदर्शिका उन्होंने लिखी है, रत्नावली भी उन्होंने लिखी है और नागनंदा भी लिखी है। हम यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होने का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नागनंदा और कादम्बरी, ये दो में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैं भी हुआ था एग्जाम के टाइम पे। तो हमें जस्ट ये याद रखना है कि नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीन किताबें हर्षवर्धना ने लिखी हैं। इसका आंसर कादम्बरी है। सेवेंथ क्वेश्चन, इन्होंने यहाँ पे भी कुछ ट्राई किया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि ऐसा कुछ घुमाने के लिए कि ताकि बच्चे घूम जाएं। देखिए इन्होंने किस तरीके से घुमाया बच्चों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा इसमें से गलत है। देखो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1795। अभी आप सोच के बताओ कि इसमें से क्या इस स्टेटमेंट तो आपको आंसर दिख ही रहा है, बट ये इसमें से क्या गलत है, आपको इसको बताना। सेकंड वाला आप अगर आप देखो, इट डिक्लेयर जमींदार्स एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, दे वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स, ये तो सही है। इट वाज प्लान्ड बाय जॉन शोर, ये भी सही है। द अमाउंट टू बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स वाज फिक्स्ड, ये भी सही है। ओके, फिक्स सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का। बट अगर आप ऑप्शन वन देखो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बट जो ईयर इंट्रोड्यूस किया था वो है 1793। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 1795, जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वन। राइट, ऑप्शन को घुमाने की कोशिश की है, बस माइन्यूट सा डिटेल उन्होंने बारीकी से 1793 को 1795 करके इसे कंफ्यूजन करने की कोशिश, क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की है। बट अगर किसी एस्पिरेंट को अगर सही से पता हो ईयर, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं बनती। एट्थ वाला अगर देखा जाए, तो ऑप्शन को बिना देखे हम ये मैच कर सकते हैं लिस्ट वन को और लिस्ट टू को। देखो, इसमें आपको मैं इजी सा जो आसान तरीके से जो हम याद कर सकें, वो कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिल्ली सल्तनत में पूरे दिल्ली सल्तनत में थोड़े किंग्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट, रिमार्केबल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किए हैं, जो आउटस्टैंड हो जाते हैं, मतलब बाकियों से बहुत अलग हो जाते हैं। वो कौन से हैं? इसमें से एक आता है फिरोज शाह तुगलक।
पहला और मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली सुल्तनत का बस इकलौता एक ऐसा सुल्तान है जिन्होंने इरिगेशन पे काम किया, इरिगेशन को फोकस माना। ये हैं फिरोज शाह तुगलक। अगर कहीं पर भी अगर ऑप्शन में हो या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि इरिगेशन को प्रायोरिटी किसने दी, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन को प्रायोरिटी दी, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि किनके रिफॉर्म्स जो हैं बैकफायर हुए थे, मतलब रिफॉर्म्स उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए थे, एक लगभग 5 रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? उसमें से एक ये भी है कि कैपिटल चेंज किया था दिल्ली टू दौलताबाद। तो मैं एक ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया था। दिल्ली टू दौलताबाद कैपिटल चेंज। ओके, छोटा-सा हिस्ट्री में अगर हम गए तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो पता चलेगा कि दिल्ली टू दौलताबाद इसलिए किया गया था कि साउथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र में है दौलताबाद, तो साउथ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे साउथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ से दौलताबाद को शिफ्ट किया। बहुत सा टाइम, एनर्जी और पैसा एक्सपेंडिचर भी बहुत हुआ था। बहुत सा वेस्टेज करके उन्होंने दौलताबाद यहाँ पे उन्होंने कैपिटल बनाया, फोर्ट बनाया। बट ये बस ये पता चलने के लिए कि ये कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, क्योंकि नॉर्थ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था उसके बाद, राइट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्म्स में से मोहम्मद बिन तुगलक का एक रिफॉर्म ये भी है कि उन्होंने टोकन करेंसी जो है रिफॉर्म के तहत उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। टोकन करेंसी इसका मतलब ये है, नॉर्मली जो टोकन थे या तो गोल्ड या तो सॉरी सिल्वर में हुआ करते थे, बट इन्होंने जो है ब्रास और कॉपर को लीगल बना दिया था, ब्रास एंड कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि बैकफायर हो गया था ये रिफॉर्म इस तरीके से कि जिस किसी के पास भी ब्रास हो या कॉपर हो, वो मार्केट में जाके मनचाहा खरीद सकता था। तो इसके वजह से करेंसी जो है डीवैल्यू, मतलब गिर गई करेंसी। तो ये रिफॉर्म्स इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था और इसके वजह से ये बैकफायर हुआ था। ओके, ये हमें याद रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया टोकन करेंसी, फिरोज शाह तुगलक हो गया डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अलाउद्दीन खिलजी ये अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि ये माना जाता है हिस्ट्री में कि अलाउद्दीन खिलजी अब ज़्यादातर उन्होंने अपना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को हॉर्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू किया था। ये कह सकते हो कि वन ऑफ द ओनली दिल्ली सुल्तान जिन्होंने हॉर्सेस को पर्टिकुलर ज़्यादा प्रायोरिटी देने का जो डिसीजन लिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्वर टंकास। ओके, इल्तुतमिश यहाँ पे सेकंड है दिल्ली सुल्तान, और उन्होंने आते ही इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्वर टंकास सिल्वर को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। ये हमें याद होने चाहिए। तो अगर इसमें से ये तो बस मैंने हमें याद करने के लिए मैंने आपको इतना सारा समझाया, बट अगर आप देखो ऑप्शन में से अगर आपको बस इसमें से एक भी आता हो तो आप ये आंसर आप ये क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। देखो मोहम्मद बिन तुगलक हमें ये आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, टोकन करेंसी। तो वन ए का तो देखो टू ही होना है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आराम से आप करने वाली क्वेश्चन थी ये, राइट। अमंग अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी द सर नौबत वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। कौन सा यहाँ पे है, तो ये डायरेक्टली वाला लूसेंट से डायरेक्ट उठाया है ये क्वेश्चन, मिलिट्री कमांडर है। ओके, प्राइम मिनिस्टर किसको कहते थे, ये हम सबको पता है, पेशवा, राइट। तो सर नौबत मिलिट्री कमांडर को कहते थे, राइट। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है मजूमदार को कहते थे, मजूमदार। ओके, तो 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी एक्चुअली बिना हमें पढ़ते वक्त जो है, मतलब आपको समझाने के लिए मैं आपको ऑप्शंस अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट अगर हम मैच करना चाहें लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, तो ये पता होना चाहिए कि बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से उन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 में। तो ये अगर हमें पता है कि कौन से जगह से उन्होंने रिवोल्ट किया था, तो ये पता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से रिवोल्ट किया था, वैसे हजरत महल ने लखनऊ से रिवोल्ट किया था। नाना साहेब और तात्या तोपे, ये हमें पता है कि ये इन्होंने कानपुर से किया था। कुंवर सिंह बिहार से किया था।
बख्त खान, मतलब यही बच जाते हैं तो इन्होंने दिल्ली से किया होगा। ये ऐसे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप देखो ऑप्शन से आप जाना चाहो, तो आप ये देखना कि अगर आपको इसमें से एक भी पता हो, कुंवर सिंह हमें पता है, ओके। कुंवर सिंह इन्होंने लड़ा था, रिवोल्ट किया था बिहार से, तो एक भी पता है, एक का से देखो बस 3/3 वाला एक ही है, तो एक भी पता है तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें लूसेंट में क्लियरली मेंशन है, बस फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1920, हु प्रेसाइडेड ओवर इट्स फर्स्ट सेशन। ये है लाल बाल पाल का सेक्शन में आपको, लूसेंट के वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। लाला लाजपत राय इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पॉइंट में से एक आता है, राइट। 12th वाला अगर हम देखें, तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1909 में, ओके। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था, बट फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1919 में, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो इन्होंने डायआर्की सिस्टम को निकाल दिया था। बस थोड़ा सा आपको आइडिया देते चलो, ओके। बट इंट्रोड्यूस जिन्होंने किया था, इंट्रोड्यूस मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से रिफॉर्म्स थे वो? मॉडल मिंटो 1909 में, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इस रिफॉर्म्स के तहत वो प्रोविजन था। कार्नेटिक कॉर्ड्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया, इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर इस तीन में से दो पता हो, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो फर्स्ट, मुझे हमें ये पता है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, हमें ये पता है कि दिस इज राइट, ओके। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एक्स लार्ज चैपल ये हुआ था, दिस इज राइट। तो मतलब 1-3 होगा। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता, तो मतलब दिक्कत वाली बात थी। बट हमें पता है कि दो तो करेक्ट होने ही है, मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला करेक्ट है, ओके। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन है, राइट। 14 क्वेश्चन देखें, वैकोम सत्याग्रह के बारे में पूछा गया, विच स्टार्टेड इन केरला। तो उन्होंने ये कह दिया केरला में कौन सा एक वैकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो किसके रिलेटेड था? तो देखो, ज्योग्राफी के लिए अगर हम देखें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, केरला में चाइल्ड लेबर, ये तो मतलब अब तक तो सुनने में नहीं आया, ओके। वुमेन्स लिबरेशन, लिबरेशन किससे लिबरेशन? यहाँ पे या तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, या कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऑप्शन इज इनकम्प्लीट। ऑप्शन जो है, ऑप्शन ही इनकम्प्लीट है। वुमेन्स लिबरेशन किससे लिबरेशन? वैष्णवाइट मूवमेंट भी नहीं हुआ अब तक। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये हमें पता है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेकर वहाँ पे केरला में हुआ था, ओके। तो इसका आंसर है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। What was the code name of Indian Armed Forces operation to liberate Goa, Daman and Diu from Portuguese rule? Portuguese rule डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके में आता है, ऑपरेशन विजय। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात कोई है ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बट अगर पता हो कि एक तो पता हो, तो आप इसे आराम से कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। देखो एक चीज इसमें क्लियर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो उनके टाइम में, उनके टेन्योर में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था, ये हुआ था एंग्लो मराठा के बाद, एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है ना, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंग्लो मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई ये हुआ था, ओके। बस अगर ये पता हो कि ट्रीटी ऑफ सालबाई किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था, तो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ए का बस एक ही दिया है, ये यही होना है ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? ओके, सुक्का जेंडोर और सुरकोतदा में ये तो पता ही है कि यहाँ पे हॉर्स रिमेन्स मिले थे, हॉर्स रिमेन्स, ओके। राखी गढ़ी हरियाणा में है, ओके, लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया। सोगोरा ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, राइट। 18th वाला देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नसत्यास? तो ये बोगस कोई है, यहाँ पे इस यहाँ इंस्क्रिप्शन में ये सारे गॉड्स मेंशन है, ओके। 19th क्वेश्चन अगर हम देखें,
तो थोड़ा-सा घुमाने वाले क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्राई किया है उन्होंने, बट ये भी अगर पता हो तो आप कर सकते हो। देखो कैसे बाबर, हमें बस इसे मैच करना है कि देखना है कि कौन-सा वाला इसमें करेक्ट नहीं है। बाबर ने बैटल ऑफ खानवा किया था, हाँ, बिल्कुल किया था 1527 में राणा प्रताप के साथ। अकबर ने बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हाँ, ज़रूर किया था 1576 में। हुमायूँ ने बैटल ऑफ बिलग्राम किया था। जहांगीर ने बैटल ऑफ चौसा, ये गलत है। ये बैटल ऑफ चौसा इन्होंने किया था हुमायूँ ने। हुमायूँ ने, और कौन से ईयर में किया था? 1539 में। किसके साथ किया था? शेर शाह सूरी। यहाँ पे लिख देता हूँ, शेर शाह सूरी के साथ किया था, जिसमें हुमायूं वाज डिफीटेड। उसके बाद सूरी का शेर शाह सूरी राजा बने थे दिल्ली सुल्तान। ओके, शेर शाह सूरी यहाँ पे उन्होंने डिफीट किया था 1539 में। ये हमें याद रखना है। 20th क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आगे भी पूछते रहेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो क्रिप्स मिशन हुआ था। क्रिप्स मिशन गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 1932 में। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट, पूना पैक्ट, ये भी लगभग उसी टाइम हुआ था 1933 में, पूना वाला शायद हुआ था। एंड चौरी चौरा ये हुआ था स्टार्टिंग 1918 में। 1918 चौरी चौरा था। एंड क्रिप्स मिशन ये तो 1940s के 1942 के बाद है। तो ये आराम से आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो आता है वो चौरी चौरा 1918, तो फर्स्ट तो यही होना है। तो फर्स्ट में अगर आप देख लो ऑप्शन वाइज, अगर आप देखो तो फर्स्ट थर्ड वाला यही ऑप्शन दिख रहा है। 21st क्वेश्चन अगर देखें, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजाइनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सेंट्रलाइजेशन जो हुआ ब्रिटिश का, यहाँ से शुरू हुआ था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हमें समझना है। सेंट्रलाइजेशन मतलब पहले गवर्नर्स थे, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर हो गया, यहाँ पे बम्बई का, यहाँ पे मद्रास का, ठीक है, गवर्नर्स थे। इन सभी को कंसोलिडेट करके, मतलब अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग इनके प्रोविंसेस में अलग अलग सा रूल्स थे, इनको कंसोलिडेट करके इन दोनों को इनके सबऑर्डिनेट किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये हुए 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही क्वेश्चन बात पूछी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो ये क्वेश्चन पूछा गया ये था 1833 में। कंफ्यूजन होने के बहुत से चांसेस हैं, स्कोप हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी ऑप्शन दिया गया है, बट ये था गवर्नर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, समझने की कोशिश करना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। ओके, ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स पहली बार। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे विलियम बेंटिक। ओके, इसे हमें याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी हमें गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तो ये हमें चीज़ें 1773 और 1833 ये दो को हमें याद रखने हैं। 22nd क्वेश्चन की ओर बढ़े तो, ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन के रिलेटेड है ये। ओके, यहाँ पे देखना, रेलवेज, इरिगेशन, इरिगेशन को कोई ज़्यादा ब्रिटिशों ने प्रायोरिटी दिया ही नहीं। पॉवर्टी एलिवेशन तो भूल जाओ कि ब्रिटिशों ने कुछ किया नहीं। रेलवेज का उन्होंने बस किया था ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को लेकर, बट ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी उसके रिलेटेड भी नहीं है। ओके, तो वन एंड ओनली ऑप्शन एजुकेशन। हु सेड दैट a single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indian Arabia? थॉमस मैकॉले। देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैकॉले का जो ब्लूप्रिंट है, मैकॉले का ब्लूप्रिंट, ये वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में बहुत यूज हुआ था। ब्लूप्रिंट ही बेस था मैकॉले का, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, तो ऑब्वियसली अगर हम सोचें कि वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, मैकॉले, तो उन्हीं का स्टेटमेंट हो सकता है एजुकेशन के रिलेटेड। तो ये अगर ऑप्शन के थ्रू आप जाना चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगर आप ये देखो,
देवा समाज, राधाकांत देव, ये डायरेक्ट लूसेंट से लिया गया। देवा समाज, राधाकांत देव, ये डायरेक्ट इसमें है, कोई इसमें दोहराई नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि सभी आप देखो, सेवा सदन, बहरम जी मलाबार, ये सही है। हमें देखना है कि नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा गलत है। देवा समाज राधाकांत देव का नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी? ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है पोर्चुगीज जो यहाँ पे आए थे, तो उनमें से जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे फ्रांसिसो डे अल्मेडा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, इनके बाद अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने कंसोलिडेट किया था। ये दो पोर्चुगीज के ही हैं। हमें हमें यहाँ पे कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों पोर्चुगीज के गवर्नर्स हैं, बट जो फर्स्ट थे वो है फ्रांसिसो डे अल्मेडा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लू वाटर पॉलिसी। लॉटरी कमिटी जो है ब्रिटिश 1817 में लेके आए, ये है टाउन प्लानिंग के रिलेटेड। ओके, 27th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आर्ट के रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, आर्ट को किन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दिया, किन्होंने ज्यादा एम्फोसाइज किया, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे भी कंफ्यूज होने के स्कोप रहता है कि अब रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं क्या, बट आप इसमें करेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। Who among the following had resigned from the Viceroy's Executive Council protesting जलियांवाला बाग मैसेकर? अब ये तो पता ही होना चाहिए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919। ओके, जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो थे वो थे शंकरन नायर। इन्होंने रिजाइन किया था। ओके, अभी जो बाकी के जो ऑप्शन है ये आप देखना, सैफुद्दीन खिचलू, ये इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स थे। ओके, अरेस्ट के ऑर्डर्स थे, क्योंकि अरेस्ट के यहाँ पे सैफुद्दीन खिचलू के ऑर्डर्स थे, और तो इसके डिस्कशन में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो इसका ऑप्शन है शंकरन नायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें तयूनी मूवमेंट जो है यहाँ पे रशीद अहमद गंगोई का नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्स लोकाई एक्ट ऑफ 1850? तो अगर ऑप्शन के थ्रू हम जाना चाहें, इट प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज बिलो द एज ऑफ 14, ऐसा कहीं पर भी ब्रिटिश ने नहीं किया था, चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बैन नहीं किया था। इट एक्सटेंडेड द प्रोहिबिशन ऑफ सती ऑल अक्रॉस इंडिया। देखो, ये तो हुआ था 1829 में, आई गेस, सती का जो बैन हुआ था, बट ये एक्सटेंशन जो है इसका नहीं हुआ था। इट ग्रांटेड द लीगल रिकॉग्निशन टू विडो रीमैरेजेस। देखो, विडो का तो 1856 में इसका डलहौसी ने शायद इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट ये एक्सटेंशन जो है ये नहीं हुआ था। ओके, मतलब आई मीन 1856 में हुआ था, बट 1850 की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। इट प्रोवाइडेड द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। अगर आप इस तरीके से लॉजिकली देखो कि 1857 का रिवोल्ट जो है, इस कारण भी हुआ था कि उनके जो धार्मिक, मतलब रिलीजियस के जो सेंटिमेंट्स के, उसको भी उन्होंने छेड़छाड़ करने की शुरू की थी। तो ये जो हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, ये भी इसी का एक पार्ट है। 1850 में जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेक्स लोकाई एक्ट, ये भी एक 1857 के रिवोल्ट में एक कारण ये भी बनता है, राइट? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अ, मेरे अटेम्प्ट्स यहाँ पे कितने रहे। इस वाले हिस्ट्री सेक्शन में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 21, इसमें से 19 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग हैं। ये था मेरा अटेम्प्ट स्कोर, अटेम्प्ट, राइट, हिस्ट्री के पार्ट में। एंड पेपर का लेवल आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत है ना, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी इजी हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी टफ रहे, बट ये कह सकते हो कि मॉडरेट, आप ये कह सकते हो, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस है ना यहाँ पे घुमा फिरा के आए थे, कि आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन पता हो, तो इसलिए आप मॉडरेट आप कह सकते हो लेवल को। एंड इसका मेंस होने वाला है जून में, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस लाइन से कुछ ज़्यादा ही इसका टफनेस रहे। ओके, इससे इजी तो नहीं रहेगा मेंस, इससे थोड़ा टफ ही रहेगा।
तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप यू लाइक इट।